ये दुनिया की यूएफओ हंटर्स की सबसे बढ़िया टीम है। ये ऐसे इन्वेस्टिगेटर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो ना सिर्फ यूएफओ में इंटरेस्टेड है बल्कि उनके बारे में कुछ करना भी चाहते हैं। 50 सालों से म्यूचुअल यूएफओ नेटवर्क ने अजीब अजीब हवाई घटनाओं, अजीब एनकाउंटर्स और बताए गए एलियन के किए हुए अपहरणों के सबूत डिटेल में इकट्ठे किए हैं। आपने जितने भी केसेस देखे हैं, क्या आपने इस तरह की कोई चीज देखी है? ऐसी चीज नहीं है, और मैंने 1000 से ज्यादा केस देखे। ये देखो, ओ माय गॉड। और अब वो अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मूव को कांग्रेस में हाथों हाथ लिया गया, चाहे वो ये मानते हो कि मूव दूसरी दुनिया के यूएपी हैं या हमारे किसी दुश्मन के, लेकिन वो जानना चाहते थे कि ये हो क्या रहा है। क्या मूव के बड़ी बड़ी फाइल्स में एलियन के आने के पुख्ता सबूत हो सकते हैं? एक टीम है जो कई दशकों से इन्वेस्टिगेशन करती आ रही है और मुझे लगता है कि उनके कुछ केस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनकाउंटर्स हैं। ब्रह्मांड में एक दरवाजा है, उसके परे सच की उम्मीद है। इसके लिए जरूरी है कि हम अब तक पढ़ाई गई हर चीज पर सवाल करें। सबूत हमारे चारों तरफ है, भविष्य हमारी आंखों के सामने है। हम अकेले नहीं हैं, हम कभी अकेले थे ही नहीं। साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करते हैं द मूव फाइल्स। डेनवर, कोलोराडो, 7 जुलाई 2022। यूएफओ पर 53वें इंटरनेशनल सिंपोजियम में हिस्सा लेने हजारों लोग माइल हाई सिटी में आए। इस वार्षिक सम्मेलन में दुनिया भर के रिसर्चर यूएफओ के अध्ययन में हुए नए डेवलपमेंट बताने और उन्हें एग्जामिन करने के लिए इकट्ठे हुए। एक रेसिडेंट ने बताया कि उसने 2000 की आबादी वाले छोटे से शहर में 110 लोगों की लिस्ट बनाई है जिन्होंने उड़ने वाली चीजें देखी थी। इसे होस्ट करती है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दुनिया के सबसे माहिर यूएफओ इन्वेस्टिगेटर्स हैं, यानी मूव यानी म्यूचुअल यूएफओ नेटवर्क। ये दुनिया की सबसे बड़ी यूएफओ इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मिशन है इंसानों के फायदे के लिए यूएफओस की साइंटिफिक स्टडी करना। मूव पूरी तरह से एक वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसके दुनिया भर में 4000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, जिनमें फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स और ऐसे लोग हैं जो सच्चाई जानना चाहते हैं। मूव के अंदर एक इन्वेस्टिगेटिंग टीम है जो बाहर जाकर इन्वेस्टिगेट करने लायक साइटिंग्स और इन्वेस्टिगेट करती है और हमारे डेटाबेस को जमा करती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में मूव बहुत आगे बढ़ गया है। हम उन लोगों के लिए एक कम्युनिटी दे रहे हैं जिन्हें इस टॉपिक की चिंता है। मूव का मतलब है ऐसे लोगों का साथ आना जो ना सिर्फ यूएफओज में इंटरेस्टेड है बल्कि उनके बारे में कुछ करना भी चाहते हैं। वो केसेस को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तो ये एक जैसी सोच वाले लोगों का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है जिसमें पूरे अमेरिका और सारी दुनिया के ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनके जुनून और इंटरेस्ट एक जैसे हैं, जो कि कमाल की बात है। मैं इसमें तब शामिल हुआ था जब मैंने 1997 में फिनिक्स, एरिज़ोना में फिनिक्स लाइट्स वाला इंसिडेंट देखा। वो मेरे दिमाग में बैठ गया। मैं पहली बार 2019 में मूव से जुड़ी जब मैं फैमिली के साथ रोजवेल गई थी और मैं उनमें इंटरेस्टेड हो गई। मैंने मूव के बारे में पहले सुना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक नर्स होने के नाते मैं उनके काम आ पाऊंगी। लेकिन मैंने सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए हेडक्वार्टर में फोन किया और मैं एक इन्वेस्टिगेटर बन गई और तब से मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मैं 12 साल का था जब मैंने पहली बार यूएफओ देखा। मैं बाहर था और उस वक्त मैं डैलस टेक्सास में रहता था और मैंने एक छोटी सी सफ़ेद डिस्क देखी जो जिगजैग कर रही थी। तो बस वो मेरे जैसे छोटे बच्चे के अंदर घर कर गई। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मूव नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, म्यूचुअल यूएफओ नेटवर्क। उसके बाद मुझे उनकी वेबसाइट मिल गई। उसमें लिखा था कि आप बिहाइंड द सीन आ सकते हैं, आप एक इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं। तो पता है मैंने क्या कहा कि मैं यहीं रहने वाला हूँ। 50 सालों से
एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में चल रहे मूवफोन का मिशन है सैकड़ों चश्मदीद गवाहों की बताई गई यूएफओज और दूसरी हवाई घटनाओं को इन्वेस्टिगेट करना, जिनकी हर साल दुनिया भर में रिपोर्ट की जाती है। मूवफोन 60 के दशक में प्राइवेट सिटीजन के एक एसोसिएशन की तरह शुरू हुआ था, जिन्होंने सवाल पूछने के लिए खुद को ट्रेन किया, जिससे वो उन जगहों पर जा सके जहां लोगों ने यूएफओस की रिपोर्ट्स दी थी। लोगों से सवाल करने के लिए उन्होंने एक पूरा प्रोटोकॉल बनाया। उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया तरीका अपनाया था कि वो उन चीजों को डॉक्यूमेंट करके रिकॉर्ड में रख लिया करते थे। क्विंसी, इलिनॉय में शुरू हुए मूवफोन का नाम असल में द मिडवेस्ट यूएफओ नेटवर्क था, लेकिन 1973 तक इस ऑर्गेनाइजेशन में पूरे देश से इतने सारे मेंबर्स जुड़ गए कि इसका नाम बदलकर द म्यूचुअल यूएफओ नेटवर्क रख दिया गया। ये ग्रुप तब तक कुछ खास मशहूर नहीं, जब तक कि 1980 में इसने कैश लैंड्रम इंसिडेंट नाम के एक सनसनीखेज यूएफओ केस में एक बड़ी भूमिका नहीं निभाई। पैटी कैश और विकी लैंड्रम टेक्सास में ड्राइव करते हुए जा रहे थे, तभी उन्हें एक बहुत बड़ी डायमंड शेप की चीज मंडराती हुई दिखाई दी और उसके नीचे से नीली आग निकल रही थी। उस चीज से वहां का लोकल एनवायरनमेंट इस कदर गर्म हो रहा था कि जब उन्होंने अपनी कार को छूने की कोशिश की तो वो इतनी गर्म थी कि वो छू नहीं सके। और तब उन्होंने देखा कि वहां हेलीकॉप्टर्स की एक आर्मी है, शिनुक हेलीकॉप्टर की, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो उस चीज के साथ चल रही है। मैं हूँ विकी लैंड्रम, डेटन से, जो टेक्सास में है। एक व्हीकल नीचे आ गया जिसमें आग निकल रही थी। वो ठीक हमारे ऊपर था और हमें रुकना पड़ा। हम कार से बाहर निकले। वो लगभग पेड़ के ऊपर तक आई और फिर वापस चली गई। अब इसमें यूनिक बात ये हुई कि जब वो घर आए तो कुछ दिनों के बाद उनमें आयनाइज्ड रेडिएशन में एक्सपोज होने के सिम्टम्स नजर आने लगे। उस औरत के सारे बाल झड़ गए, उन्हें कैंसर हो गया और उन्होंने यूएस गवर्नमेंट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। और उसके बाद ये बहुत मशहूर कोर्ट केस बन गया, जहां वो यूएस गवर्नमेंट पर मुकदमा कर रहे थे। पूरे अमेरिका के बड़े अखबारों में इसे छापा गया था। वो उस कहानी को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। मूवफोन के इन्वेस्टिगेटर्स ने विटनेस के बयान लिए, सबूत जमा किए, जिनमें मेडिकल रिकॉर्ड्स जैसी चीजें भी शामिल थी, जिस पर सारा मुकदमा टिका हुआ था। विटनेसेस मुकदमा तो नहीं जीते, लेकिन जरूरी ये था कि उसे रिकॉर्ड में लाया जाए। और मूवफोन के बिना मेरे ख्याल से ये मामला कोर्ट में नहीं जा पाता। इससे मूवफोन को आगे आने का मौका मिला। इससे ग्रुप की तरह हमें क्रेडिबिलिटी मिली और यह वाकई मूवफोन के लिए अपने पैर जमाने वाला मूवमेंट था। मेसा, एरिजोना, 4 नवंबर 2022। आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और आप अपने स्टेट पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका केस जल्दी आने वाला है या नहीं। मूवफोन के सालाना इन्वेस्टिगेटर बूट कैंप के लिए इस छोटी सी डेजर्ट कम्युनिटी में 40 यूएफओ रिसर्चर्स पहुंच गए। 3 दिन के सम्मेलन में उन्हें वो तरीके सिखाए गए जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के धरती पर आने के मामलों को इन्वेस्टिगेट करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको अपने ग्रुप के साथ रहना है। हमारे पास 5 साइट्स हैं और आप लोगों को उन साइट्स पर जाना है और चीजें ढूंढकर उन्हें टैग करना है, फिर उन्हें बैग में रखना है और सबमिट करना है। मूवफोन अपने फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स को फोटो और वीडियो एनालिसिस करना सिखाता है। वो हमसे ये चाहते हैं कि हम एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स पढ़ना सीखें। वो चाहते हैं कि हमें फ्लाइट रेडार रिटर्न्स देखना आना चाहिए और ये तो बस एक शुरुआती दौर है। मूवफोन की एक खूबी ये है कि वो अलग अलग स्किल सेट्स वाले लोगों को साथ लाता है। जैसे उदाहरण के लिए उनमें से कुछ रिटायर्ड पुलिस वाले होते हैं, ऐसे भी लोग जो इमेजरी एनालिसिस में माहिर हो। उसमें और भी लोग होते हैं जो कंप्यूटर्स के बारे में सब जानते हैं। तो सारी अलग अलग चीजें जो यूएफओ को इन्वेस्टिगेट करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, किसी न किसी के पास वो स्किल सेट होना चाहिए। मूवफोन में मिलिट्री और पुलिस फोर्स से कई मेंबर्स हैं, जैसे कि समझ लीजिए लॉयर्स हैं, पीएचडीज हैं, डॉक्टर्स हैं। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं।
तो ये सीरियस काम है जो ये इन्वेस्टिगेटर्स कर रहे हैं। MoveOn ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो किसी भी चीज पर आसानी से भरोसा कर ले। ये उन लोगों में से नहीं है जो हर चीज को एलियन स्पेसशिप समझते हो। MoveOn के पास हजारों केस आते हैं जिन्हें वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और खत्म करते हैं। और MoveOn को इस बात पर गर्व है कि वो साइंटिफिक मेथड पर ही चलने की कोशिश करते हैं। यूएफओ की घटनाएं मुझे लगता है हजारों साल से होती आ रही है। जिस दिन सारी दुनिया ये समझने लगेगी कि हम अकेले नहीं हैं और पृथ्वी पर हम कभी भी अकेले नहीं थे, तब मुझे लगता है कि MoveOn इस बड़े बदलाव का हिस्सा होगा। MoveOn के इन्वेस्टिगेटर्स के लिए किसी एनकाउंटर्स के स्रोत का पता लगाना सबसे जरूरी चीज होती है, ये समझने के लिए कि आखिर अनएक्सप्लेन क्या है। और अक्सर एनकाउंटर्स के सबसे दिलचस्प मामले वो होते हैं जिसमें चश्मदीद गवाहों के बयानों को फिजिकल एविडेंस से साबित किया जा सके। वेब डेवलपमेंट पेंसिल्वेनिया में 7 नवंबर 2022 को ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री के यूएफओ इन्वेस्टिगेटर निक पॉप और उनकी सरकार की यूएपी टास्क फोर्स के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर ट्रेविस टेलर MoveOn को 2 मजे हुए रिसर्चर से मिलने गए, जिन्होंने यहाँ 2022 में होने वाली यूएफओ लैंडिंग को इन्वेस्टिगेट किया था। मैं ये देखना चाहता हूँ कि MoveOn वाले अपनी इन्वेस्टिगेशंस कैसे करते हैं। इन इन्वेस्टिगेशंस को करने के लिए उनके रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज क्या हैं? मुझे ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि कम से कम उन्होंने इसका जिम्मा तो उठाया कि अमेरिका में ऐसा कोई सरकारी दफ्तर नहीं है जहां यूएफओ की रिपोर्ट्स ली जाती हो। यूएपी टास्क फोर्स में हम सिर्फ मिलिट्री सिनेरियोस देखते थे। हमने कभी सिविलियन इवेंट्स को ढंग से नहीं देखा क्योंकि हमारे पास अमेरिका के अंदर जाकर केस को इन्वेस्टिगेट करने की कोई अथॉरिटी मौजूद नहीं थी। और यहाँ तो मैं इस केस को उसी तरह से देखना चाहूंगा जैसे हम यूनाइटेड किंगडम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में चीजें किया करते थे। हम इस तरह की चीजों को बहुत ही मेथोडोलॉजिकल तरीके से लेते थे। जहां लैंडिंग हुई थी उस जगह जाने से पहले ट्रेविस और निक MoveOn के इन्वेस्टिगेटर्स रॉबर्ट स्पेरिंग और जेसन एल्बर्टसन से मिले, जिन्होंने जुलाई 2022 में छानबीन की थी। मैं MoveOn में इन्वेस्टिगेशंस करने वाला इंटरनेशनल डायरेक्टर हूँ। मेरा एक फॉरेंसिक बैकग्राउंड है और ये हैं जे एल्बर्टसन। ये फील्ड इन्वेस्टिगेटर हैं पेंसिल्वेनिया से। मैं मिलिट्री से रिटायर्ड भी हूँ। मैं एक केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल स्पेशलिस्ट हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि MoveOn बहुत बड़ा हो गया है, इसमें फंड कैसे आता है, कैसा वॉलंटियर है, आप लोगों को पैसा कहाँ से मिलता है? नहीं, सब कुछ वॉलंटियर। मुझे भी यही लगा था, ये बहुत बड़ी बात है। MoveOn में ज्यादातर फंड इसकी मेंबरशिप से आता है और अभी इसमें करीब 500 फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं, सारी फील्ड्स के, जियोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, रॉकेट साइंटिस्ट, आप बस नाम लीजिए। तो जब MoveOn को कोई रिपोर्ट करता है तो आप लोग क्या करते हैं? जब कोई विटनेस रिपोर्ट देता है तो वो 5 एडमिनिस्ट्रेटर्स में से एक के पास जाती है और उसके बाद स्टेट डायरेक्टर उसे उस इंसान को देता है जो उस एरिया में है। जे जनरल एरिया में रहता था जहां वो इंसिडेंट हुआ और हमने तुरंत रियलाइज किया कि ये केस इंटरेस्टिंग है। तो फिर क्या हुआ? एक औरत ने रात को करीब 2:30 बजे सुना कि उसका कुत्ता भौंक रहा है। उसने देखा कि एक सफेद लाइट उसके घर के पीछे मैदान में नीचे आ रही है। क्रिकेट्स और सिकेडिस ने आवाज करना बंद कर दिया, जो गर्मियों में पेनिसिल्वेनिया में आमतौर पर नहीं होता है। वो औरत डर गई क्योंकि उसका कुत्ता पागलों की तरह आगे पीछे भाग रहा था। और अगली सुबह उसके हस्बैंड ने जाकर देखा तो वहां एक सॉसर सर्कल बना हुआ था, करीब 6 फुट के डायमीटर में। बॉन्ड आपके राइट साइड में है, इम्प्रेशन उसके सीध में सामने की तरफ है। बीच में 3 सर्कल्स हैं जो जलने से बने हैं। 14 इंच का एक सर्कल है एकदम बीच में और उसके दोनों तरफ 12-12 इंच के 2 सर्कल हैं और वो बाहर वाले सर्कल से जुड़े हुए हैं। देखिए, एक छोटा सर्कल और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सर्कल है। क्या ये लैंडिंग गियर हो सकता है?
एक बात बताइए, ये रिंग जमीन में खुदा हुआ था या फिर जमीन में दबा हुआ? बाहर वाला गोला करीब आधा इंच दबा हुआ था। आपके वहाँ पहुँचने से पहले घास काटी गई थी या उसके ऊपर घास नहीं? अरे नहीं, घास नहीं कटी थी। ओके, मैं समझा। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ बैठकर इसे गलत साबित करने की कोशिश करता तो शायद मैं ये कहता कि अरे मैंने तो ये देखा है, क्योंकि जब मैं अपने लॉन मॉवर के ब्लेड को मोड़ देता हूँ तो वो ऐसे ही परफेक्ट सर्कल्स बनाता है, लेकिन आप इसके चारों तरफ एक परफेक्ट सर्कल नहीं बना सकते हैं। और जैसा ये है, आपके पास 0 टर्न रेडियस मॉवर भी हो तब भी पता नहीं ये कैसे बनेगा। तो अगर ये जमीन दबी है तो कोई बाहरी चीज होगी। हाँ, तो ये वाकई इंटरेस्टिंग है। अच्छा, जब आप वहाँ गए तो क्या आप सबसे पहले इन सर्कल के पास गए? क्योंकि मेरे ख्याल से आपका ध्यान इसी पर गया था। और फिर आपको क्या मिला? सबसे पहले मैं सर्कल के पास ही गया। सबसे पहले मैंने फोटोग्राफ्स लिए और अपने मेजरमेंट्स लिए। फिर उसके बाद मैं वहाँ से सैंपल्स ले रहा था। तब मुझे अपने हाथ के अंदर कुछ हिस्सों में जलन सी महसूस हो रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। दर्द, वॉमिट जैसा लगना, हेडेक, और मिलिट्री में होने के नाते मुझे एग्जैक्टली पता था कि क्या हो सकता है। और क्या आपको चिंता हुई, मतलब डर लगा? उस वक्त तो मैं डर गया था क्योंकि मुझे पता था कि हो सकता है रेडिएशन मुझे हो पता या था कि फ्लैश बर्न है, फ्लैश बर्न ही रहा होगा। तो आपने मेडिकल हेल्प की? हाँ, और उसके बाद? हाँ, मैं सीधे हॉस्पिटल गया। शुरू में वो सिर्फ जले हुए लग रहे थे, उसके बाद वो गोल हो गए। पहले उन्होंने उसे देखकर कहा कि क्या मुझे किसी कीड़े ने काटा है, तो मैंने कहा नहीं। राइट, क्योंकि सबको कभी ना कभी कीड़े काट चुके हैं, बिल्कुल, है ना? हाँ। तो आपको पता है कि उसमें कैसा लगता है, इसलिए आपने कहा कि कीड़े ने नहीं काटा, कुछ और ही बिल्कुल, था। हाँ। डॉक्टर से मेरी बात होने के बाद उससे पता लगा कि ये एक अनएक्सप्लेन्ड स्किन एरप्शन है। इसके अलावा आपने और कौन सा डेटा कलेक्ट किया था? जब हमें मिजोरी के मुफोन लैब से लैब रिजल्ट्स मिले तो वहाँ के टेक्नीशियन ने हमें बताया कि वहाँ मिट्टी के अंदर कुछ हैवी एलिमेंट्स। हाँ, अगर आप इस टेस्ट के पीछे की तरफ देखें तो यहाँ लिखा है कि जहाँ कोल माइनिंग होती थी वहाँ टॉक्सिक मेटल्स पाए जाते थे। मर्क्यूरी, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, एल्यूमिनियम, निकेल, यूरेनियम, ये सब सैंपल में मिले थे। टेक्नीशियन ने हमें बताया कि जब हैवी एलिमेंट्स बची हुई ईएमएफ फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे जो भी चीज उस ईएमएफ फील्ड को छोड़कर गई हो, तो उनके लिए वो टॉक्सिक हो जाते हैं। और हमें लगता है इसी से जे के शरीर पर छाले पड़ने शुरू हो गए थे। लैब को दूसरी चीज ये मिली कि उस सर्कल के अंदर की घास अंदर से बाहर तक जल गई थी। इसलिए ये देखते हुए कि वहाँ की घास अंदर से जल गई थी, मुझे लगता है कि और भी सबूत ये बताते हैं कि वहाँ छोड़ी गई ईएमएफ फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो आपने जितने भी केसेस देखे हैं उनमें से कोई भी ऐसी चीज आपको दिखी? ऐसी चीज नहीं, मैं कहूँगा कि ये मेरे टॉप 3 केसेस में से एक है और मैंने 1000 से ज्यादा केसेस देखे हैं। खैर, मैं बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या आप लोगों के पास आपकी इन्वेस्टिगेशन के? हाँ, देखिए, मैं वापस वहाँ जाना चाहता हूँ और आप लोगों के लिए गए सारे मेजरमेंट्स को दोबारा लेंगे ताकि मैं समझ सकूं कि ये कैसे लिए गए हैं। पर उसके साथ साथ हम वो दूसरा मेजरमेंट लेने जा रहे हैं जो इवेंट के बाद एक खास वक्त में लिया गया था, और अगर उनमें कोई फर्क मिलता है तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा होगा जो हमें जानना। ठीक है, चलते हैं। ऑलराइट, चलते हैं। चलिए देखते हैं। 7 नवंबर 2022 को ट्रेविस टेलर और निक पोप वेब वॉल्पन पेंसिल्वेनिया गए ये देखने के लिए कि मुफोन खुद यूएफओ साइटिंग को कैसे इन्वेस्टिगेट करता है। वो रॉबर्ट और मेलिसा स्कर्शेक के घर पहुंचे। स्कर्शेक्स ये जानना चाहते थे कि कई महीने पहले उनकी प्रॉपर्टी पर क्या हुआ था। तो हमें बताइए, ये कहाँ हुआ था? आपके पीछे घास वाले एरिया में। चलिए दिखाइए। यहाँ पर। यानी आपके घर के इतने पास हुआ था? वाओ। हाँ, ये है वो जगह। तो हम लोग जाकर गाड़ी से इक्विपमेंट लेकर आते हैं और उसके बाद मुफोन के लोग एक बार फिर अपना काम करेंगे। निक और ट्रेविस के साथ आए हैं मुफोन के फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स रॉबर्ट स्पियरसन और लेसन एल्बर्टसन। जेसन रॉबर्ट स्कर्शा की प्रॉपर्टी पर रेडियो एक्टिविटी के लिए इस जगह को दोबारा टेस्ट करेंगे और एक बार फिर मिट्टी के सैंपल्स लेंगे। इनका मकसद ये देखना है कि शुरुआत में हुई घटनाओं का आगे तक कोई असर रहता है या नहीं।
रेडिएशन को चेक करेंगे, यानी ईएमएफ फील्ड, बची हुई ईएमएफ फील्ड, और हम ये देखने जा रहे हैं कि जमीन के अंदर कोई मेटेलिक चीज है या नहीं। ऐसा करते हुए अगर हमें जमीन खोदना सेफ लगा तो हम मिट्टी के कुछ सैंपल्स ले लेंगे। तो चलिए करते हैं। जेसन का बैकग्राउंड असल में इस तरह के इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत अच्छा है। वो मिलिट्री बैकग्राउंड से है जो केमिकल वेपन्स को डिस्पोज करते हैं, इसलिए उन्हें रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और उस तरह के साइंटिफिक मेजरमेंट्स के बारे में अच्छी तरह पता है और वो घटनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। यहाँ की बात करें तो पेंसिल्वेनिया के इस एरिया में नॉर्मल रेडिएशन लेवल करीब 50 से 68 क्लिक्स पर मिनट तक के होते हैं। हाँ, ये बढ़िया है। यहाँ इस वक्त 65 तक है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई खतरनाक रेडिएशन है। अच्छा, क्या शुरुआत में आपको मेटल डिटेक्टर से कुछ मिला था? शुरुआत में नहीं। तो जैसा आपने कहा था कि आपने इस स्पॉट के बाहर से सैंपल्स लिए थे। हाँ। तो आपने पॉन्ड के मिट्टी से भी सैंपल्स लिए थे, घास के और पानी के सैंपल्स लिए थे। यहाँ पर मिट्टी के सैंपल्स और पॉन्ड से लिए गए मिट्टी के सैंपल्स क्या एक जैसे नहीं थे या बिल्कुल सेम? वो अलग अलग थे। ओके, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ से तकरीबन 10 या 20 फुट दूर आपको मिट्टी में अलग अलग तरह के मिनरल्स मिले, जबकि आपने सोचा कि सारे मिनरल्स बह गए होंगे क्योंकि यहाँ ढलान है, तो सैंपल्स एक जैसे होने चाहिए, पर ऐसा है नहीं। जेसन और रॉबर्ट टेस्ट करने के लिए मिट्टी के ताज़ा सैंपल्स लेने जा रहे हैं। जेसन, यही वो जगह है जिससे आपके हाथ में छाले हो गए, सही कहा ना? हाँ, जैसे ही मैं जमीन पर बैठा तभी मुझे अपने हाथ पर और हाथ के अंदर अलग अलग स्पॉट्स महसूस हुए। ठीक है। इसके बाद हमें कंट्रोल सैंपल लेंगे। ओके, क्या आप दोनों उस तरफ जाएंगे? लेबल हाँ। लगा दो ताकि पता चले। चलिए। हाँ, मैं इस पर लेबल लगा दूंगा। तो यहाँ से कंट्रोल सैंपल ले लेंगे। हाँ, ये देखिए, चलिए हो गया। तो इसके बाद इन पर लेबल लगाकर इन्हें लैब में भेजा जाता है और आप सबूतों को संभाल कर रखते हैं। आपके पास शुरुआती डेटा है, उस वक्त सरफेस पर कुछ रहा होगा, पर इतना टाइम गुजर चुका है कि वो मौसम के साथ बह गया होगा या उड़ गया होगा। तो हो सकता है कि आपको पहले जो मिला था वो उससे अलग सैंपल मिले। चलिए, हो गया। अब बस मुझे रिजल्ट्स का इंतजार है। स्कर्शा केस ने ट्रेविस और निक को दिखा दिया कि मूव किस तरह से इन्वेस्टिगेशंस करता है। मुझे लगता है मूफॉन ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया। मैं दोनों इन्वेस्टिगेटर से बहुत इम्प्रेस हूँ और मैंने जो भी देखा, जिस बारे में वो बात कर रहे थे और जो वो काम कर रहे थे, उसी तरह की चीजें हम गवर्नमेंट में किया करते थे। स्कर्चक के घर का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखिए, वहाँ सच में कुछ फिजिकल एविडेंस बचे हुए हैं जिनकी जांच की जा सकती है, और मूफोन के लोगों ने मिट्टी के सैंपल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेजरमेंट्स, गामा रे मेजरमेंट्स और उस तरह की चीजों को लेकर अच्छा काम किया है। अगर हम कभी इस घटना की तह तक जाने वाले हैं तो हम इसी तरह के प्रोसेस को और अच्छी तरह से अपनाना चाहेंगे। स्कर्शक वाली साइटिंग मूफोन के 2022 के सबसे दिलचस्प मामलों में से एक है, लेकिन मूफोन की फाइल्स के अंदर और भी कई साइटिंग्स हैं जिनमें से कई वीडियो एविडेंस के साथ है जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। गॉस्पॉट, इंग्लैंड, 9 जनवरी 2017 को रात के 11 बजे से ठीक पहले इस शहर में रहने वालों ने आसमान में कोई अजीब चीज देखी। एक ड्रामेटिक वीडियो रिकॉर्ड किया गया जिसमें 3 लाइट्स एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, फिर अलग हो जाती हैं और फिर दोबारा मिल जाती है। मूफन के इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये फुटेज खास तौर पर एक्साइटिंग थी। इस वीडियो के इंटरेस्टिंग होने की वजह यह है कि इसमें विजुअल एविडेंस है, कई विटनेसेस हैं और फिर भी ये ऐसा कुछ है जिसे समझा नहीं सकते। इसी को हम कैटेगरी 3 केस कहते हैं। ये ऐसा है जिसके अनएक्सप्लेन होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। 31 दिसंबर 2021 को यूटा के टूर आर्मी डिपो के सैनिकों ने मूफोन को इससे भी अजीब बताए जाने वाले यूएफओ का वीडियो भेजा। सैनिकों ने एक अजीब सी लाइटों का वीडियो बनाया जो लगातार 5 रातों तक आसमान में मंडराती रही थी। अगर वो कोई मिलिट्री प्लेन होता तो हम उसे डिटेक्ट कर सकते थे। हमारे पास ये पता लगाने के अनेक तरीके होते हैं कि ये मिलिट्री क्राफ्ट है या नहीं। हम एरिया की सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं।
उस वक्त वहाँ कोई क्राफ्ट नहीं था। ये केस हमारे लिए इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि जब ये हुआ उसके बाद मिलिट्री के सारे लोगों को बेस से रिलीज कर दिया गया। 5वीं रात के बाद अचानक मिलिट्री एग्जीक्यूटिव्स आए। उन्होंने लोगों से पूछताछ की। उन्होंने बेस में उन सभी से कहा जिन्होंने वो यूएफओस देखे थे कि उन्हें डिसमिस किया जाता है। उन्होंने उनसे कहा कि उनके कपड़े और चीजें भी उसी यूएफओ से कंटेमिनेटेड हो गई हैं। इन वीडियोस में दिखाई गई रहस्यमयी रोशनियां और स्कर्शेक्स जैसे गवाहों का बयान क्या इस बात का सबूत है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हमारे प्लेनेट पर आते हैं? फिलहाल इसका जवाब एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन MUFON के हर इन्वेस्टिगेशंस को उनके बढ़ते हुए डेटाबेस में जोड़ दिया जाता है, इस उम्मीद पर कि एक दिन उनसे बड़े सुराग मिलेंगे। जब भी आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप नॉलेज के डेटाबेस में कुछ जोड़ते हैं और उसके बाद आप ट्रेंड्स ढूंढते हैं। ये एक तरह की छोटी छोटी डिटेल्स होती है जिन्हें आप तब तक के लिए स्टोर करके रखते हैं जब तक वो दोबारा नहीं आते, और फिर हो सकता है कि वो आपको कोई खास चीज बता दे। MUFON ने ऐसी ढेर सारी रिपोर्ट्स जमा की हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जो सच में हैरान कर देने वाले हैं। सबसे दिलचस्प मामलों में से एक ऐसा है जिसमें कई गवाह हैं जिन्होंने सिर्फ क्राफ्ट ही नहीं बल्कि एलियन विजिटर्स भी देखे थे। ओक्लाहोमा में जुलाई 2021 में रैंडी यंग नाम के एक आदमी ने आगे बढ़कर एक यूएफओ एनकाउंटर्स की रिपोर्ट दी जो लगभग 50 साल पहले 1975 में हुआ था। ये कहानी शुरू हुई हार्टशॉन और मिरेकल माउंटेन बोर्डिंग स्कूल में जब वो 10 साल का था। मिरेकल माउंटेन एक तरह से ओक्लाहोमा के बाहर सुनसान इलाके में था। जिस दिन मैं और मेरा भाई बाहर सैंडबॉक्स में थे और हमने गोल चमकती हुई लाइट देखी थी जो शायद हवा में 2000 फुट ऊपर रही होगी। वो एरोप्लेन की तरह नहीं चल रही थी बल्कि मंडरा रही थी। जब ज्यादा अंधेरा हो गया तो वो क्राफ्ट और पास आ गया। उसमें लाइट्स थीं जो मिड सेक्शन से लेकर उसके चारों तरफ थीं और उसका शेप क्लासिक सॉसर जैसा था। कई दशकों तक रैंडी और उनके भाई ने अपने अद्भुत एनकाउंटर को अपने तक ही रखा, इस डर से कि पता नहीं लोग इसे कैसे लेंगे। हम नहीं चाहते थे कि लोग ये सोचें कि हम पागल हैं, हमारी रेपुटेशन खराब हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो कहानी हमेशा से थी। उसके साथ जो चलता आ रहा है, गवर्नमेंट, मिलिट्री जेट्स इन चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं और हाल ही में इसके बारे में ज़्यादा बात भी हो रही है। मैंने कहा हो कि अगर वो लोग इतने बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं तो उन्हें यह कहानी सुननी चाहिए कि 1975 में हार्टशॉन में क्या हुआ था, और इसलिए मैंने MUFON से कांटेक्ट किया। ये रिपोर्ट ओक्लाहोमा स्टेट के MUFON डायरेक्टर मिडी टॉडफिस्ट की डेस्क पर पहुंची। रैंडी ने MUFON.com के जरिए एक ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज की और उसे पढ़ने के बाद मैं तुरंत समझ गई कि ये केस पूरी यूएफओ हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैंने सबसे पहले रैंडी के पास जाकर उनका इंटरव्यू लिया। उसके बाद मैंने फिलिप ब्यूकैनन से बात की। फिलिप उस वक्त स्कूल में सबसे बड़े बच्चे थे, इसलिए उन्हें और भी अच्छी तरह से याद था कि वहाँ क्या हुआ और स्कूल ने क्या किया था। और उसके बाद मैंने ईमेल के जरिए टीचर से बात की और टीचर ने बताया कि कुछ बच्चे पलंग के नीचे छुप गए थे क्योंकि वो बहुत डर गए थे और कुछ बच्चे खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने शेप बदलने वाली चीजों को देखा है। वो कहते थे कि वो चीजें बदलती रहती हैं। मिंडी को अपना सारा काम करके ये पता चला कि इन बच्चों को बिल्कुल एक जैसी चीज याद आ रही। कई साल बाद जब ये विटनेसेस अपनी कहानियां बता रहे थे, तब मिंडी ने उनसे एक काम करने के लिए कहा कि वो उस यूएफओ की तस्वीर बनाएं जो उन्होंने देखा था। और कमाल की बात यह है कि वो न सिर्फ एक जैसी कहानी बता रहे थे बल्कि एक ही जैसा क्राफ्ट डिस्क्राइब कर रहे थे। यानी ये पुराने हिस्टोरिक केसेस के पास अभी भी हमें देने के लिए कुछ है। मुझे लगता है कि MUFON जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। हमारे पास इन सारे इंसिडेंट्स का एक डेटाबेस होना चाहिए और मुझे लगता है कि हमारे पास इस पर
ज़्यादा से ज़्यादा नज़र रखने के लिए ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर्स भी होने चाहिए। इस कहानी को लेकर बहुत एक्साइटमेंट रहा क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें थी जो एक दूसरे से मेल खा रही थी। हमारे लिए हर यूएफओ रिपोर्ट्स मायने रखती हैं और पुरानी कुछ रिपोर्ट्स दूसरी कुछ साइटिंग्स को वैलिडेट करती हैं जो शायद हमारे डेटाबेस में हो। इसलिए जब यूफोलॉजी की बात आती है तो उसमें पुराने हिस्टोरिक केसेस वाकई बहुत मायने रखते हैं। ये कोल्ड केस मूफोन के अब तक इन्वेस्टिगेट किए गए सबसे शानदार केसेस में से एक है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने 1975 के बाद से एक दूसरे से बात नहीं की और उन सब ने एक जैसे ही जवाब दिए, जिससे ये पता चलता है कि कुछ तो हुआ था और हर किसी ने एक ही चीज देखी थी। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट के हिसाब से यूएफओस की वो कहानियां आज भी वैसी ही हैं जैसी हमारे पूर्वजों ने कभी अपने जमाने में सुनी थी। उनके सेल फोन कैमरास गुफा के दीवारों पर बने हुए हैं और नक्शे और नक्काशियां जिनमें उन्होंने उन शानदार घटनाओं की यादें ताजा की थी जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। क्या मूफोन का बढ़ता हुआ डेटाबेस इस बात का सबूत है कि दूसरी दुनिया के लोग हजारों सालों से हमारे प्लेनेट पर आते रहे हैं, जैसा कि प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट बताते हैं? अगर ऐसा है तो वो चाहते क्या हैं? शायद इसके सुराग मूफोन की उन रिपोर्ट्स में मिल सकते हैं जो यूएफओ साइटिंग से आगे हैं और डरावने एनकाउंटर्स के बारे में बताते हैं। हर साल म्यूचुअल यूएफओ नेटवर्क को यूएफओ देखे जाने की लगभग 10,000 रिपोर्ट्स मिलती हैं। ज्यादातर रिपोर्ट्स आसमान में अजीब चीजें दिखाई देने के बारे में होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में गवाह ये बताता है कि उसका एक एलियन से आमना सामना हुआ। मूफोन को अप्रोच करने वाले बहुत से लोगों के पास ऐसी चीजों के साथ पर्सनल एनकाउंटर होने की कहानियां हैं जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन इतने सालों में हमने पाया है कि ये घटनाएं बहुत वैलिड मानी गई हैं। मुझे लगता है कि दुनिया भर में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके साथ ये एनकाउंटर्स हुए हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए आगे आना काफी मुश्किल होता है। हो सकता है उन्होंने अपनी फैमिली को बताया हो, अपने दोस्तों को बताया हो और उनकी हंसी उड़ाई गई हो। उन्हें लगता है कि किसी से बात करनी चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाते। 2011 में मूफोन ने एक्सपीरियंस रिसोर्स टीम बनाई, एक ऐसा प्रोग्राम जो उन लोगों की मदद करने के लिए था जो ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनकाउंटर से उन्हें मानसिक तकलीफ हुई थी। हमें हर महीने उन लोगों के 150 तक रिपोर्ट्स मिलती हैं जो ये मानते हैं कि उनके साथ कोई मिसिंग टाइम इवेंट हुआ है, उनका किसी क्राफ्ट के साथ एक क्लोज एनकाउंटर हुआ है। कभी कभी उन्होंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो इंसान नहीं है, और हमने मिलिट्री के लोगों के साथ काम किया है, मेडिकल डॉक्टर्स के साथ काम किया, हमने बिजनेस ओनर्स के साथ काम किया। ये वो लोग हैं जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। अक्सर वे डरे हुए होते हैं, इसलिए उस डर से बाहर निकलने के लिए और इसे अच्छी तरह समझने के लिए कि क्या हो रहा है, वो लोग मदद ढूंढते हैं। 2016 में मूफोन को एक ऐसे ही एनकाउंटर की रिपोर्ट ट्रॉमा नर्स और अर्ल ग्रे एंडरसन ने दी, जो कुछ हफ्ते पहले मूफोन में फील्ड इन्वेस्टिगेटर बने थे। अर्ल लॉस एंजलिस में अपने घर पर थे जब उनका कमरा अचानक एक रहस्यमयी रोशनी से चमक उठा। हमारे रूम में लाइट भरना शुरू हो गई, वो भी बिना किसी सोर्स के लाइट। वो किसी चीज या लैंप या बाहर से नहीं नजर आ रही थी और दीवार खुल गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, मैं पैरालाइज हो गया था और तब मुझे पहली बार डर लग रहा था। मैंने बहुत छोटे छोटे क्रिएचर्स देखे, आप उन्हें स्मॉल ग्रेस कह सकते हैं। वो ऐसा था जैसे मैं कोई सर्जिकल टीम वर्क देख रहा हूँ। उन्होंने मेरे सीने के ऊपर ट्यूब्स लगाई और मुझे लगा जैसा वो मेरा खून या एनर्जी मेरे जीने की ताकत को खींच रहे थे। मैं मन ही मन चिल्ला रहा था और रो रो कर उनसे रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन वो मेरी बात सुन नहीं रहे थे। वो पीछे हटे और जैसे अंदर आए थे वैसे बाहर चले गए थे। दीवार घूमती हुई नजर आ रही थी, जैसे रूम में कोई छोटी गैलेक्सी हो।
और फिर सब पहले की तरह नॉर्मल हो गया, सिवाय इस लाइट के जो अभी भी हमारे रूम में थी। वो लाइट बिना किसी सोर्स के 5 मिनट तक रही। ये सब होने के बाद मैंने अपने दोस्तों और फैमिली को नहीं बताया। मतलब आपको ऐसा लगने लगता है कि लोग यकीन नहीं कर रहे अगर किसी ने कहा कि तुम अभी अभी फील्ड इन्वेस्टिगेटर बने हो और अचानक ये कहने लगे हो कि मेरे घर में ईटीज आए थे। लेकिन उसने मुझे पूरी तरह से डरा दिया था। वो बहुत सीरियस मामला था। अर्ल आखिर में मूवऑन की एक एक्सपीरियंस रिसोर्स टीम तक पहुंच गए और अपने एनकाउंटर के बारे में बताने के बाद उन्होंने तय किया कि वो खुद ERT के मेंबर बनेंगे। इससे बहुत मदद मिली क्योंकि कोई सुनने वाला मिल गया था और अब यही मुझे अपने एक्सपीरियंस के साथ अपनी खुद की डीलिंग्स में मिलता है। ERT मूवऑन की है। ये मूवऑन की कंपैशनेट विंग की तरह है जो एक्सपीरियंसेस के लिए सोशल वर्कर्स की तरह काम करती है। जो लोग ये कहते हैं कि उनका अपहरण हुआ था, उनके साथ काम करके मूवऑन ने एक्सपीरियंस फिनोमिनल पर बहुत सारा डाटा जमा कर लिया है। हमने जो डेटा इकट्ठा किया है वो काफी इंटरेस्टिंग है और हम पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बात बड़ी हैरान करती है कि जब भी हम इसे अलग अलग करके देखते हैं तो इन अलग अलग साइटिंग्स या अबडक्शंस के बीच अलग अलग समानताएं नजर आती हैं। ज्यादातर एक्सपीरियंसर्स को यही याद आता है कि वो जागे हुए थे, वो पैरालाइज हो गए थे, वो अपने शरीर में बिजली की झंझनाहट महसूस कर रहे थे और दिमाग में उन्हें बहुत तेज बजिंग टोन सुनाई दे रही थी। हम सोचते थे कि अपहरण एक ही बार होता है, लेकिन कई साल की रिसर्च के बाद हमें पता चला कि कुछ लोगों का उनकी जिंदगी में कई बार अपहरण किया गया है। जो हो रहा है उसे हम और अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। इतने सालों में रहस्यमय साइटिंग्स और रिपोर्ट किए गए एनकाउंटर्स का जो ढेर सारा डाटा इकट्ठा किया गया है, उसे देखते हुए क्या ऐसा हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन UFO फिनोमिनन को लेकर किसी बड़ी सफलता की कगार पर हो? प्राचीन एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट के हिसाब से इसका जवाब एक जोरदार हाँ है और उनका मानना है कि ये मूवऑन और अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर की गई कोशिश की वजह से होगा। वॉशिंगटन DC में 17 मई 2022 को कांग्रेशनल सब कमेटी ने UFOs पर एक सुनवाई रखी, जिसे देखने के लिए देश भर के UFO में दिलचस्पी रखने वाले लोग जमा हुए। ऐसा लगभग 50 सालों में पहली बार हुआ था। अनआइडेंटिफाइड एलियन फिनोमिना देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और हमें उन्हें उसी तरह ट्रीट करना होगा। पिछली सुनवाई 1968 को हुई थी, जिसे प्रोजेक्ट ब्लू बुक की चर्चा करने के लिए रखा गया था, जो अमेरिकी सरकार के पहले ऑफिशियल UFO इन्वेस्टिगेशंस थे। लेट 60 तक प्रोजेक्ट ब्लू बुक को चलते हुए कई साल हो चुके थे और अमेरिकी सरकार को UFO के बारे में जो कुछ भी पता चला, पर्दे के पीछे की चीजें, इसे देखते हुए इस पब्लिक प्रोग्राम को सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ने समय और पैसे की बर्बादी समझा। इसलिए वो इस खेल से बाहर होना चाहते थे और उन्हें वो जवाब मिल गया जो वो चाहते थे, एक रिकमेंडेशन की एयरफोर्स इससे अलग हो जाए। इसलिए कई दशकों तक इस पूरी चीज को नजरअंदाज किया गया और अब ऐसा है जैसे वो इसे हम सब के सामने रख रहे हो। हम जानते हैं कि हमारे सर्विस मेंबर्स का सामना अनआइडेंटिफाइड एलियन फिनोमिनन से हुआ है, तो कुछ बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन पता ब्रीफ देने वाले ने सामने सबूत रखे, इस बारे में बात भी की कि किस तरह UAP और मिलिट्री जेट्स के बीच गलती हुई। इस बात पर डिस्कशन हुआ कि बिना किसी विजिबल प्रोपल्शन के ये चीजें चलती कैसे हैं। इस वीडियो में वो चीज रिफ्लेक्टिव नजर आती है, परछाई जैसी, और वो तेजी से एयरक्राफ्ट के कॉकपिट के पास से निकल जाती है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही कमाल की बात थी। इस सुनवाई में जेसिका टोकू का एक बहुत बड़ा योगदान था। वो एक लॉबिस्ट थी जिन्होंने मूवऑन की तरफ कमेटी मेंबर्स को जनता के साथ होने वाले UFO एनकाउंटर्स के बारे में बताया। मूवऑन को कांग्रेस में हाथों हाथ लिया गया
चाहे वो ये मानते हो कि मूफॉन दूसरी दुनिया के यूएपी हैं या हमारे किसी दुश्मन के, लेकिन वो जानना चाहते थे कि ये हो क्या रहा है। कई लोगों ने इस सुनवाई को एक ऐसी ऐतिहासिक सफलता कहा जिसमें सिविलियन यूएफओ रिसर्च के साथ सरकार की मदद शायद एक नए युग की शुरुआत कर सकती थी। जब वो दिन आया तो मूफॉन के इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि उनका एक बड़ा डेटाबेस आगे चलकर जांच के लिए बहुत कारगर साबित होगा। मूफॉन किसी भी तरह से सरकार की मदद करने के लिए तैयार है। हम यूएफओ इन्वेस्टिगेशन में वाकई सबसे आगे हैं। हमारे पास यूएफओ साइटिंग्स और इन्वेस्टिगेशंस को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा डेटाबेस। वैसे हम कभी ये नहीं कहते कि वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ही था। हम इसे साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि ये अनएक्सप्लेन्ड है, यानी पता नहीं वो क्या था, और हम सच का पता लगा रहे हैं। मूफॉन ने उन मामलों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स का खजाना जमा कर लिया है जो हमारे पूर्वजों की कहानियों से बहुत मिलती जुलती है, जो यह कहती है कि उन्होंने आसमान में अजीब अजीब घटनाएं होती देखी थी। इन दोनों के बीच एक कनेक्शन है और आमतौर पर सबसे सीधा साधा सॉल्यूशन ही सबसे सही सॉल्यूशन होता है। और मेरे हिसाब से इस फेनोमेनन को समझाने के लिए सबसे सीधा तरीका है इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स बताना। ये हवाई चीज जो हजारों साल से आसमान में घूमती आ रही है, जिसे आज हम यूएफओस कहते हैं। डिस्क के आकार की चीजें और अजीब आकृतियां, फिगर्स के प्राचीन चित्रों से लेकर आज के दौर के यूएफओ के वीडियो फुटेज और एलियन के किए गए अपहरण के बयान पर, क्या ये इस बात का सबूत है कि हजारों सालों से पृथ्वी पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का आना जाना लगा हुआ है? और अब जबकि जनता इस शानदार संभावना के बारे में और भी खुलकर बात करने लगी है और अपने एक्सपीरियंस बता रही है, तो क्या हम किसी पुख्ता जवाब तक पहुंच पाएंगे? जिस तरह से सबूत लगातार बढ़ते जा रहे हैं और विटनेस आगे आ रहे हैं, शायद हम आखिर में उस सच्चाई तक पहुंच जाएंगे जिसे नकारा नहीं जा सकता कि हम अकेले नहीं हैं।